यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हमारे प्यारे जो सीएमए वाले स्टूडेंट है करके, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो बनने वाले हैं सीएमए के स्टूडेंट, उनका बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हमारे जो सीएमए इंस्टीट्यूट है उन्होंने कुछ मॉडल टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट पेपर निकाले हैं जुलाई 2023 एग्जाम्स के लिए। तो सर आप हमारे साथ में वो डिस्कस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, हमको पता रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो सिलेबस 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, और सिलेबस 2022 में क्या है, 50 मार्क्स का आपका डायरेक्ट टैक्स है और 50 मार्क्स का आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सर उसमें कैसे 50 मार्क्स का पेपर आएगा, 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर कैसे आएगा, जो जीएसटी वगैरह है उसका कैसे आएगा। तो मैं सोचा कि एक काम करता हूं कि जो मॉडल टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं, वही मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको ये वाला पेपर कहां पे मिलेगा, जो आईसीएमआई की वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पेपर कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूं सिलेबस 2022 वाला। जो 2022 वाला सिलेबस है उसमें आपका सीएमए इंटरमीडिएट के लिए ये तुम्हारा जो पेपर नंबर 7 रहता है, और पेपर नंबर 7 है वो 100 मार्क्स का है। और इस 100 मार्क्स में से आपका 50 मार्क्स है वो डीटी का रहेगा, और 50 मार्क्स है वो आपके आईडीटी का रहेगा। अब आप बोलोगे सर 50 मार्क्स जो डीटी का है, वो 50 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो मैं बता दूं इसमें क्या होता है। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ये आपके 14 मार्क्स का रहेगा। तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, यहां टोटल 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये 4 क्वेश्चन में से आपको एनी 3 क्वेश्चंस करने हैं, और वो 12 मार्क्स के रहेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कम्स टू द 36 मार्क्स। और बेटा यहां पे 14 मार्क्स, तो टोटल आपका ऐसे है वो 50 मार्क्स का पेपर है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप मुझे पूछोगे सर हमने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा है, क्योंकि जब आपने बैच लिया था मेरा, तो बैच नॉर्मली सीए और सीएमए का साथ में ही चलता है। तो क्या सर हमने जो सीए के ओरिएंटेड पढ़ा है, क्या वो एग्जाम में रिलेवेंट है, एग्जाम में आएगा? आंसर इज यस बेटा। डायरेक्ट टैक्स है वो दोनों के लिए सेम है, सीए के लिए एज वेल एज द सीएमए के लिए। इनकम टैक्स तो चेंज होने वाला नहीं है, तो इनकम टैक्स दोनों के लिए चेंज है। तो चलिए दोनों के लिए सेम है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और ये सेक्शन ए जो है डायरेक्ट टैक्स वाला, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे रहेगा ना, आपका देखिए यहां पे 6 मार्क्स है वो तो एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से 6 क्वेश्चन आप आंसर करोगे, 6 मार्क मिल जाएंगे। उसके बाद ट्रू फॉल्स है वो 4 मार्क्स के रहेंगे, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे 4 मार्क्स के, टोटल मिला के आपका 14 मार्क्स हो जाएगा। और मैं बताऊं जब अपन सॉल्व करेंगे ना, आपको लगेगा अरे सर ये तो हमको आता है, इतना ईजी आता है क्या? चलो तो चालू करते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन, अ पर्सन इज सेड टू बी द इंडियन ओरिजिन। एक बात बताइए, इंडियन ओरिजिन पर्सन किसको बोलते हैं? आपको याद है मैंने आपको बताया था कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं? कि अगर कोई पर्सन है, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का भी जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलेंगे? तो यहां पे दे रखा है पहला, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। आंसर इज नो। He or either of his sibling were born in undivided India. Answer is no. He, either of his parents or either of his grandparents were born in undivided India. Answer is yes. So guys, इसका आंसर आपका जो C रहेगा, that will be the right answer पहले एमसीक्यू का। दूसरा एमसीक्यू, in case of assessee engaged in the business of manufacturing of tea, his agriculture income कितना होगा? एक बात बताइए, यहां पे क्या लिखा हुआ है पता है? that person is engaged in the business of manufacturing of tea लिखा हुआ है। बाबू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी लिखा हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी जो है वो तो आपका 100% बिजनेस ही रहेगा ना। अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है, तो आपको पता है उसमें आपका 40% 60% होता था। अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है, तो उसमें आपका 40-60 होता था। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर है, जिसमें क्योर एंड ग्राउंडेड है, तो उस पर्टिकुलर केस में, सॉरी, ग्रोन एंड क्योर है, तो 25-75 होता था। ग्रोन क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड है, तो 40-60 होता था। और रबर के केस में 35-65 होता था। तो वो कब होता था? जब आप ग्रोइंग में भी एंगेज थे। यहां पे क्या है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका कुछ भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। जितना भी इनकम है वो पूरा बिजनेस इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज सच इज। एक बात बताइए, एसओपी जो होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आपको मैंने बता रखा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, हर चीज आपको निल लेने का,
हर चीज आपको नील लेने का है, लेकिन आपको सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, तो मैं बताऊं नेट एनुअल वैल्यू है वो नील आएगी। तो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, नेट एनुअल वैल्यू है वो आपको नील लेने का है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में नेट एनुअल वैल्यू है वो आपकी नील आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, in case of the loss, a partnership firm may claim the deduction in respect of the remuneration to partner to the extent of। एक बात बताइए मुझे, आपको पता है मैंने आपको पीजीबीपी के बाद में एक सेक्शन पढ़ाई थी 40 बी करके, और 40 एक क्लॉज नंबर बी है, वो सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर को रेम्यूनरेशन देती है, इंटरेस्ट देती है, कितना अलाउ होता है, तो इंटरेस्ट में तो आपको पता है वो 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से पार्टनर के कैपिटल एंड पार्टनर के लोन पे। उसके बाद में रेम्यूनरेशन बुक प्रॉफिट बेसिस अलाउ होता था, और बुक प्रॉफिट में कैसा होता था कि अप टू 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट है उसके 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर, और जो भी बैलेंस वाला बुक प्रॉफिट रहेगा वो बैलेंस वाले बुक प्रॉफिट पे आपका 60% होता था। वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मान लो यहां पे बुक लॉस आ जाता है तो भी आपको 1,50,000 का रेम्यूनरेशन अलाउ होगा। सो इवन देयर इज अ बुक लॉस, अगर बुक लॉस है तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपका जो रेम्यूनरेशन है वो 1,50,000 तो अलाउ होगा ही। तो 1,50,000 या एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना दे रखा है विच एवर इज लोअर है उतना आपको अलाउ हो जाएगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, TDS is not required to be deducted under section 194A if the amount of interest on loan does not exceed। एक बात बताइए 194A, 194A है वो इंटरेस्ट की बात करती थी कि अगर मान लो कोई भी किसी पर्सन को इंटरेस्ट पे करता है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो TDS काटना रहता है 10% की रेट से। उसमें लिमिट कैसा था कि किसी भी इंटरेस्ट के केस में 5,000 का लिमिट था कि 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट है तो ही टीडीएस काटना है। लेकिन एक चीज समझना, वहां पे अगर बैंक या कोऑपरेटिव बैंक किसी को इंटरेस्ट देता था तो लिमिट 40,000 था, और अगर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट देते थे तो वो लिमिट 50,000 था। तो यहां पे लिमिट है वो देखिए, यहां पे कोई सीनियर सिटीजन या बैंक का जिक्र तो किया नहीं है यहां पे कुछ भी, तो यहां पे कुल मिला के आपका 5,000 रुपीज का लिमिट रहेगा। 5,000 तक का इंटरेस्ट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, 5,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना रहेगा। आगे क्या दे रखा है, where assessment has not been completed, belated income tax return for the assessment year 23-24 can be filed up to। एक बात बताइए, belated return, ये मैंने आपको रिटर्न फाइलिंग वाले टॉपिक में कराया था, एक सेक्शन होती है 139 सब सेक्शन 4 करके, और 139 सब सेक्शन 4 है वो belated रिटर्न की बात करती है कि अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो क्या आप belated रिटर्न फाइल कर सकते हो। आंसर इज यस। कब तक कर सकते हो, तो उसमें आपको पता है डेट थी 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर or before completion of assessment whichever is earlier। so 31st December of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier। तो यहाँ पे 31st December of assessment year, तो 23-24 आपका assessment year है, उसकी 31st December आएगी 31st December 2023। तो ये वाला जो 31st December 2023 है A will be the right answer। तो यहाँ पे देखिए 6 MCQs है इस मॉडल टेस्ट पेपर में, मॉडल क्वेश्चन पेपर में, बहुत ही अच्छे वाले MCQs है, इजीली आप लोगों से हो जाएंगे। चलिए उसके बाद में अपन चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे, और यहां पे 4 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स है, आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है करके, ठीक है। चलिए सबसे पहला बोला हुआ है, एनी अलाउंस और परक्यूजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट, allowed outside India by the government to an Indian citizen for rendering service outside India is wholly exempt from tax। एक बात बताओ, इसमें बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट है वो मान लो कोई भी इंडिया के बाहर जो काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इंडिया के बाहर काम कर रहा है, उसको कोई भी परक्यूजिट दिया जाता है या अलाउंस दिया जाता है वो एग्जेम्प्ट होता है। क्या ये सच है या ये गलत है? आपको पता है मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इंडिया के लोग हैं वो इंडियन एम्बेसीज में काम करते हैं, फॉरेन कंट्री में, इंडियन एम्बेसीज में काम करते हैं फॉरेन कंट्री में, और वहां पे उनको सैलरी वगैरह जो मिलती है वो तो टैक्सेबल होती है, बट परक्यूजिट जो मिलता है करके, ठीक है, जो परक्यूजिट मिलता है या फिर अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो क्या ये सेंटेंस सही है? आंसर इज यस, इट इज द एग्जेम्प्ट। ये तुम्हारा ट्रू सेंटेंस हो जाएगा, ये तुम्हारा ट्रू है, ये एग्जेम्प्ट हो जाता है करके, ठीक है। चलिए दूसरा, नोटिस अंडर सेक्शन 143(2), ये 143(2) वाला कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, सीए में फाइनल में आएगा करके, ठीक है। बट यहां पे एक जगह ये इस एमसीक्यू में इस ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, मैं आपको बताता हूं ये क्या होता है। देखिए, नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) कैन बी इशूड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब एक बात समझना, ये क्या होता है, एक सेकेंड, आप मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, मुझे एक सेकेंड दे दीजिएगा। हाँ, तो देखिए नोटिस अंडर सेक्शन 143(2), इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। इसमें क्या होता है बेटा, एक असेसमेंट होता है 143(3) का, जिसको बोला जाता है स्क्रूटनी असेसमेंट। क्या बोला जाता है? स्क्रूटनी असेसमेंट, ठीक है।
और ये स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए एक 143(2) का नोटिस भेजा जाता है, और ये 143(2) का नोटिस है, इसको बोल सकते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए नोटिस। ये नोटिस कब तक इश्यू कर सकते हैं पता है? इसका टाइम लिमिट होता है 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड। मतलब आप जैसे ही इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे उस ईयर के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर ये नोटिस है वो सर्व होना चाहिए। ये नोटिस है वो सर्व होना चाहिए विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल। तो जिस ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया उस ईयर के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर ये नोटिस सर्व होना चाहिए। तो एक बात बताइए, यहां पे इन्होंने दे रखा है कि नोटिस अंडर दिस सेक्शन कैन बी इशूड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। आंसर इज नो। ये तुम्हारा सेंटेंस है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट होता है, नॉट इशू भी नहीं, सर्व करने का टाइम लिमिट होता है 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल्ड। चलिए उसके बाद इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एक्रिएशन ऑफ ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी शैल नॉट बी क्लब। ये तो मैंने आपको क्लबिंग ऑफ इनकम में बताया था। एक बात बताइए, आपने अगर किसी को कोई असेट ट्रांसफर की तो उस असेट पे जो इनकम होगी वो क्लब होगी, बट वो असेट पे जो इनकम हुई वो इनकम क्लब होगी, उस इनकम पे वापस इनकम होगी वो क्या क्लब होगी क्या? आंसर इज नो, वो क्लब नहीं होती। मींस इनकम पे इनकम होगी वो कभी भी क्लब नहीं होगी। जो इनकम होती है वो इनकम क्लब हो जाएगी, बट उसी इनकम पे वापस कोई इनकम होती है तो वो तुम्हारे क्लब नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड एक्रिएटेड इनकम। तो एक्रिएशन ऑफ इनकम है वो क्लबिंग में नहीं आता है। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड विद द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड विद द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये तो तुम्हारा गलत है, फॉल्स सेंटेंस है। एक बात बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है ना वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट अप होता है। मुकेश अंबानी को अनिल अंबानी हेल्प नहीं कर सकता, बट अनिल अंबानी को मुकेश अंबानी हेल्प कर सकता है। मीन छोटे भाई को अगर हेल्प की जरूरत है बड़ा भाई कर सकता है, बड़े भाई को हेल्प की जरूरत है छोटा भाई नहीं कर सकता। तो यहां पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होता। तो ये सेंटेंस जो दे रखा है वो आपका फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स हो गया यहां पे। चलिए उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा है अ पार्टनरशिप फर्म विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट। अ पार्टनरशिप फर्म विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट ओनली इफ द ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। एक बात बताओ, मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाया था इंडिविजुअल एचयूएफ का। पहले इंडिविजुअल का वो नंबर ऑफ डेज वगैरह निकालते थे। उसके बाद एचयूएफ के केस में क्या होता था कि उसका कंट्रोल मैनेजमेंट अगर फुल्ली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, अदरवाइज पूरा बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। फिर आपको देखना पड़ता था कि वो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके लिए आपको कर्ता को देखना पड़ता था। अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो आर एंड ओ आर, अदरवाइज वो आर बट एन ओ आर। अब एक बात बताइए, यहां पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता था? तो मैंने बताया था पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई के केस में आपको यह देखना है कि अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है तो वो बन जाएगा रेजिडेंट। बट अगर मान लो होली आउटसाइड इंडिया है, फुल्ली आउटसाइड इंडिया है, तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो पार्टनरशिप फर्म नॉन रेजिडेंट कब बनेगी? जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, होली या फिर आप बोल सकते हैं फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट बनेगी। अगर पार्टली भी इंडिया में हुआ तो वो रेजिडेंट बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस देयर ऑन इनकम माना जाएगा या एग्जेम्प्ट इनकम माना जाएगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक बात बताओ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी होता है ना वो नॉर्मली एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है। एक तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ भी पैसा मिलता है ना वो हमेशा टैक्सेबल है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी पैसा मिलेगा वो हमेशा टैक्सेबल है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने प्रीमियम पे करते टाइम वो लिमिट्स होती है ना, वो 10%, 15%, 20% की जो एटीसी में बताई थी, वो लिमिट को अगर क्रॉस कर दिया तो मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी मिलेगा वो आपका इनकम माना जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में एक बात बताइए, मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले सकते हैं? ये तो सर हमको पता है 1,50,000 का ले सकते हैं। 80C की लिमिट है वो 1,50,000 है। 1,50,000 का डिडक्शन है वो आप 80C में ले सकते हैं। उसके बाद द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स 115JC, ये भी मैंने आपको करा रखा है तीसरे टॉपिक में एग्जेम्प्ट इनकम वाले में। क्या एएमटी जो होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो एडजस्टेड टोटल इनकम का कितना परसेंट होता है? तो एडजस्टेड टोटल इनकम का आपको पता रहेगा 18.5% मैंने बताया था। तो 18.5% ये आपका एएमटी होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, दैट इज द 14 मार्क्स का, जो एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। और मेरे को नहीं लगता कि इतना कोई डिफिकल्ट है। इजीली अगर आप करोगे, आप जितना पढ़ा है उसको ढंग से पढ़ोगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे और 14 में से 14 मार्क्स आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। चलिए उसके बाद में
आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। अब एक बात समझिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो है ये मैं आपको कराने वाला नहीं हूं, बट मैं सिर्फ आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर इन क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा कुछ पॉइंट है जो मुझे लगता है कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या बोलता है, और 2 का ए जो है वो 4 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन है, और ये दे रखा है कि श्री सेन वेंट टू द इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया फॉर हायर एजुकेशन ऑन 1 दिसंबर 2019। 1 दिसंबर 2019 को ये इंडिया के बाहर चला गया था एजुकेशन के लिए। सो लॉन्ग एज ही वाज इन द इंग्लैंड, इंग्लैंड में था, ही हैड अ रेजिडेंस इन इंडिया। इन विंटर वेकेशन ही केम ट्वाइस टू इंडिया। विंटर वेकेशन में वो 2 बार इंडिया आता है करके, ठीक है। मतलब पहले इंग्लैंड जाने से पहले तो वो इंडिया में ही था, फिर वो इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए करके, ठीक है। और हर बार क्या करता है, वो विंटर वेकेशन में क्या करता है, इंडिया आता है। फर्स्ट टाइम ही केम ऑन 1 जनवरी 2021 एंड स्टेड फॉर द 20 days. And second time he came on the 15th December 2021 and stay for the 25 days. After completing the education, he came back to the India forever on the 30th December 2022. Determine his residential status of Sri Sen for the assessment year 23-24. आप 23-24 के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दीजिए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो आपको देखना है कि इस साल में वो कब आया, 30 दिसंबर 2022 को आया। तो 30 दिसंबर 2022 को आया, तो इस साल कितने दिन रहा। तो एक तो आप 30 दिसंबर से काउंट करोगे तो दिसंबर के आपके कितने दिन होंगे, 2 दिन होंगे दिसंबर के 2 दिन, जनवरी के 31 डेज, फेब के 28 डेज, मार्च के 31 डेज, तो 92 डेज इस साल में रहा। तो पहली बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो नहीं रही है, बट दूसरी बेसिक कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, और दूसरी बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो फिर आपको एडिशनल कंडीशंस वगैरह भी देखनी पड़ेगी। और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि ये बंदा जो है वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। आर एन ओ आर, आर बट एन ओ आर क्या है, कैसे है, वो आपको करना है। आप इसको करने का ट्राई करेंगे, आपसे इजीली हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी कोई 30 मार्क खाने वाली चीज है नहीं करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी, 8 मार्क का क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो मैंने क्लास में सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। सबसे पहला क्या दे रखा है, कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, इसका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। हाउस 1 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस 2 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस 3 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और हाउस 4 है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। एक बात बताइए, अगर कोई भी हाउस आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है ना, तो इसको तो आप इग्नोर करो, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लिख लेने का कि इफ एनी हाउस प्रॉपर्टी इज यूजिंग फॉर द बिजनेस पर्पस ऑफ द एसएससी, दैट हाउस प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी जनरेटिंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। नाउ तुम्हारे पास में 3 हाउस प्रॉपर्टी हो गई यहां पे, और तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। एक बात बताओ, मेरे को बताओ, मैंने आपको बताया था एसओपी में अगर आपके पास 2 एसओपी है तो उसका वो एग्जेम्प्ट है, 2 एसओपी तक एग्जेम्प्ट है। लेकिन 2 के बाद वाला जो भी एसओपी है वो तुम्हारा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा, और उसकी इनकम आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आपको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप एक काम करिए, हाउस 1 हाउस 2 को एसओपी मान लो, हाउस 3 को डीएलओपी मान लो। दूसरे में आप एक काम करिए, हाउस 1 को डीएलओपी मान लो, हाउस 2 और हाउस 3 को एसओपी मान लो। तीसरे में हाउस 2 को डीएलओपी मान लो, हाउस 1 एंड हाउस 3 को एसओपी मान लो, और उसके हिसाब से आप इनकम निकाल दीजिए करके। अब इसमें एक चीज है वो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहली चीज तो ये रिपेयर का कुछ भी नहीं होगा, ग्राउंड रेंट का कुछ नहीं होगा, लैंड रेवेन्यू का कुछ नहीं होगा, ये सब पॉइंट्स का कुछ नहीं होने वाला। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा। एसओपी के केस में लिमिट्स होती है कि स्पेशल केस में आता है तो 2 लाख, और अगर नॉर्मल केस में आता है तो मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। और नॉर्मल केस का मतलब क्या होता है, अगर हाउस के रिपेयर रिनोवेशन के लिए लोन लिया है, या लोन 1499 के पहले लिया है करके, ठीक है, या फिर मान लो कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, कंस्ट्रक्शन 5 ईयर में कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो तुम्हारे नॉर्मल केस में आता है, और उसमें मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलता है। तो एक बात समझिए, यहां पे ये वाला हाउस और ये वाले हाउस के लिए लोन है वो देखिए 1499 से पहले लिया हुआ है, तो इसमें मैक्सिमम एसओपी, अगर जब भी ये एसओपी बनेंगे तो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 30,000 का ही मिलेगा। बट अगर डीएलओपी है तो ऑब्वियसली वहां पे कितना भी डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। इसमें भी कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि भाई जो तुमको नहीं आती या नहीं कराई हुई, वैसा नहीं है। चलिए, उसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3A पे करके, ठीक है। और 3A पे चलते हैं, और देखिए क्या दे रखा है। मिस स्तुति हैज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। बेसिक सैलरी दे रखा है 15,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस दे रखा है 5,000 पर मंथ, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब ये नॉट इन टर्म्स है।
ये नॉट इन टर्म्स है, ये इन टर्म्स नहीं है, नॉट इन टर्म्स है। क्या बोलते हैं? नॉट इन टर्म्स है करके, ठीक है, नॉट इन टर्म्स है। उसके बाद में हॉस्टल अलाउंस दे रखा है 1000 पर मंथ, तो देखिए बेसिक सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डीए जो दे रखा है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। हॉस्टल अलाउंस जो है 1000 पर मंथ, डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, उसका कोई बच्चा है ही नहीं। तो जब कोई बच्चा ही नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपको हॉस्टल अलाउंस मिला और बच्चा ही नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। टिफिन अलाउंस है वो भी टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन है वो सिर्फ हैंडीकैप्ड एसएससी के लिए मिलता है। अगर कोई भी एसएससी हैंडीकैप्ड है तो उस पर्टिकुलर केस में 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है। यहां पे एसएससी हैंडीकैप्ड नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। बोनस जो मिला है वो भी टैक्सेबल होगा, कमीशन जो मिला है वो भी टैक्सेबल होगा। उसके बाद फ्री रिफ्रेशमेंट इन द ऑफिस। एक बात बताओ, ऑफिस में जो फ्री रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, चाय कॉफी वगैरह दी जाती है, वो टैक्सेबल नहीं होता। फ्री रिफ्रेशमेंट है वो टैक्सेबल नहीं होता। अगर मान लो मील दिया जाता है, खाना दिया जाता है, तो 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 50 रुपए के ऊपर वाला टैक्सेबल है। बट अगर फ्री रिफ्रेशमेंट दिया जाता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। मोबाइल फोन फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जो मोबाइल फैसिलिटी दिया जाता है वो भी टैक्सेबल नहीं होता। कंप्यूटर फैसिलिटी दिया जाता है वो भी टैक्सेबल नहीं होता। तो ये लास्ट की तीनों चीजें ऐसी है जो टैक्सेबल नहीं है, ये एग्जेम्प्ट परक्यूजिट है, और बाकी वाली जो चीजें ऊपर थी वो सब आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। आगे क्या दे रखा है? She has been provided a rent free accommodation owned by employer, उसको हाउस फैसिलिटी दी है, हाउस फैसिलिटी दी है यहां पे करके, ठीक है, इन कोलकाता, कोलकाता में दी है, और वो एम्प्लॉयर का खुद का घर है। The house was allotted to her with effect from 1st May 2022, but she could occupy the same only from the 1st June 2022. Determine her gross taxable salary along with the suitable working. अब एक बात बताओ, यहां पे हाउस फैसिलिटी दी गई है। तो हाउस फैसिलिटी के केस में क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो आपको पता है, वो मैंने आपको बताया था कि आपको देखना पड़ेगा पॉपुलेशन कितना है, थोड़ा बहुत याद आया कि पॉपुलेशन बेसिस पे देखना पड़ेगा कि कितना टैक्सेबल हो रहा है, 7.5%, 10% या 15%। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कोलकाता का पॉपुलेशन है वो आपका 25 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी सैलरी निकालोगे उसका 15%, और सैलरी में क्या लेने का है पता है? BDBACM, अगर आपको याद रहेगा। बी का मतलब बेसिक लीजिए, डी का मतलब डीए इन टर्म्स है वही लीजिए, बी का मतलब बोनस लीजिए, ए का मतलब जो अलाउंसेस टैक्सेबल हो रहे हैं वो लीजिए, कमीशन लीजिए, और कोई मॉनेटरी इनकम है तो वो ले लीजिए, उसका 15% ले लीजिए। इतना आपको जो हाउस बेनिफिट है उसका परक्यूजिट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा करके। तब अब आप इसको सॉल्यूशन देखोगे या इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट। मिस्टर रॉय इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, मींस ये बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 हिज ग्रॉस टोटल इनकम 1,80,000 है, and he lives in the rented house in the Kolkata for which he pays the 2,500 per month as a rent. During the same period, he donate 5,000 to the CM Relief Fund. You are required to compute the deduction in respect of the rent paid for the assessment year 23-24. अब एक बात बताइए मुझे, यहां पे जब आप रेंट पेड करते हो ना तो उसका डिडक्शन कौन सी सेक्शन में मिलता है? 80GG में मिलता है। एक सेक्शन हुआ करती है 80GG, और 80GG में मिलता है, और 80GG जो है उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। उसमें वो तीन चीजें होती है, याद आया थोड़ा बहुत? 5,000 पर मंथ, उसके बाद में वो आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, याद आया थोड़ा बहुत? हाँ, तो वो वाला जो है वो आपको डिडक्शन 80GG में मिलता है यहाँ पे, तो इसका डिडक्शन आप 80GG में लेंगे। लेकिन एक बात समझो, आपने जो सीएम रिलीफ फंड में डोनेशन किया है 5,000, क्या इसका भी डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, इसका डिडक्शन आपको 80G में मिल जाएगा। अब 80G पहले आप ले लीजिए 5,000, 80G आप पहले ले लीजिए, और उसके बाद में आप 80GG का कैलकुलेशन करिए। अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताइए, आपने तो बोला था 80GG और 80G कभी साथ साथ में नहीं आ सकता। देखो 80G का वो वाला पार्ट साथ में नहीं आ सकता जो लिमिटेड वाला है। कौन सा? HTC मोबाइल वाला। जो HTC मोबाइल वाला है वो नहीं आ सकता, बाकी 80G आ सकता है, क्योंकि इस पे तो अनलिमिटेड है ना। जो आपका PM है, CM वाला जो है करके, उस पे तो अनलिमिटेड है। तो पहले आप 5,000 का वो ले लीजिए, और उसके बाद में आप 80GG का कैलकुलेशन है वो आप यहां पे कर लीजिए करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1, टोनी हैड द स्टेट ऑफ रबर टी एंड कॉफी। ये तो अपने क्लासरूम का क्वेश्चन है, ये तो अपन ने क्लास में भी किया था, और क्लास में ये क्वेश्चन किया था। आपको पता है टोनी के पास में वो रबर टी एंड कॉफी के खुद के बागान है, गार्डन है। तो उसमें क्या होता था, अगर मान लो वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर है तो आप 35-65 कर लीजिए। उसके बाद कॉफी ग्रोन एंड क्योर है तो 25-75 करिए, टी है तो 40-60 कर लीजिए, और प्लांट फ्रॉम नर्सरी है 100% आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, तो आप एज इट इज पूरा एग्रीकल्चर इनकम ले लीजिए करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
राइट अ ब्रीफ नोट फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F। आपको 54F पे कुछ ऐसा लिखना है। अब देखिए थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया 54F कैपिटल गेन से। 54F क्या होता था, तो उसमें आपको जैसा मैंने क्लास में लिखवाया था ना, वह एज इट इज वहां लिख के आना है कि एलिजिबल एसएससी कौन होगा, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ट्रांसफर्ड असेट कौन सी होगी, तो एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद असेट टू बी एक्वायर्ड क्या होगा, वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया करके। उसका टाइम लिमिट क्या होगा, -1 +2 +3 करके। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम लगेगा, आंसर इज यस। उसके बाद जो नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे उस पर एग्जाम्शन कितना मिलेगा, अगर नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज हो गया तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट नेट कंसिडरेशन अगर पूरा यूटिलाइज नहीं हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में प्रोपोर्शनेट एग्जाम्शन है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में उसमें कुछ कंडीशन भी थी कि आपके पास एक से ज्यादा ऑलरेडी घर नहीं होना चाहिए, तो वो एज इट इज मैंने जो एक पेज लिखवाया था ना, वो आपको यहां पे चाप के आना है इस क्वेश्चन नंबर बी में, तो आपका काम यहां पे बन जाएगा 6 मार्क का। उसके बाद में चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5, और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स क्रिकेट। चलिए क्या दे रखा है, मिस्टर सिंह इज अ ट्रेडर, particular of his income those of the member of his family are given below. This income relates to the previous year ended 31st March 2023 से related उसको income दे रखी है। ये क्लबिंग ऑफ इनकम का क्वेश्चन दिख रहा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, मिस्टर सिंह का इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो 90,000 है। सैलरी डिराइव फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय मिसेज सिंह, शी इज अ प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये मतलब मिसेज सिंह का इनकम है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट डिराइव्ड बाय मास्टर दीप सिंह, माइनर सन है उसका। दिस डिपॉजिट वर मेड इन द नेम ऑफ द दीप सिंह बाय हिज फादर्स फादर अबाउट 6 ईयर अगो। अब एक बात बताओ, भले दादाजी ने एफडी कराई थी उस बच्चे के नाम पे, बट बच्चे का जो इनकम होता है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है, आइदर मदर के हाथ में या फादर के हाथ में। जिसकी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्लब हो जाएगा, तो जिसकी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्लब होगा। तो ये 12,000 रुपया आपको क्या करना है, क्लब करना है मम्मी के हाथ में या पापा के हाथ में जिसकी इनकम ज्यादा है। अब एक और चीज समझना, यहां जब भी क्लबिंग करोगे तो आपको 1500 का एग्जाम्शन मिल जाएगा। कौन सी सेक्शन में, आपको याद रहेगा तो पता है 1032 का एक सेक्शन था, और 1032 में आपको एग्जाम्शन मिल जाता है 1500 रुपए का, तो 1500 का आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ द पेंटिंग्स एंड ड्रॉइंग मेड बाय द दीपाली सिंह, माइनर डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज सिंह एंड नोटेड चाइल्ड आर्टिस्ट। अब एक बात बताइए, ये जो बेटी का इनकम है ये स्किल एंड टैलेंट से हुआ है, और स्किल टैलेंट की इनकम है वो क्लब नहीं होती है, ये बेटी के खुद के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये तुम्हारी जो माइनर डॉटर है उसके खुद के हाथ में टैक्सेबल होगी। उसके बाद इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी अर्निंग बाय द मास्टर दीपेंद्र सिंह, माइनर सन ऑफ द सिंह। अब ये लॉटरी का इनकम हुआ तो ये भी क्लब हो जाएगा। लॉटरी का इनकम है, इसमें कोई भी स्किल एंड टैलेंट नहीं है, ये भी क्लब होगा। लेकिन एक डाउट ये आता है कि सर लॉटरी की इनकम के सामने वो 1032 का एग्जाम्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब एक बात बताओ ना, यहां पे डिस्प्यूट है। जो सीए इंस्टीट्यूट है वो तो बोलती है इसमें वो डिडक्शन जो है, एग्जाम्शन जो मिलता है 1500 पर मंथ पर एनम का, पर चाइल्ड का, वो नहीं मिलेगा अगर लॉटरी का इनकम है, क्योंकि विनिंग की इनकम ग्रॉस टैक्सेबल होती है, उसके सामने कोई भी एग्जाम्शन डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता। ऐसा सीए इंस्टीट्यूट का कहना है, लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट ने यहां पे लिया है। सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो ये सजेस्टेड आंसर दिया है वहां पे 1500 का एग्जाम्शन लिया है। तो आप, मैं बताऊं, सीएमए इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप जा सकते हो, बिकॉज आप सीएमए का एग्जाम दे रहे हो, आप कल उठ के बोल सकते हो कि आप ही ने दिया था इस पेपर में और 1500 का एग्जाम्शन लिया था, तो हमने भी 1500 का एग्जाम्शन ले लिया, वैसा आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल of the previous year 20 to 23 compute the depreciation or capital gain loss for the relevant assessment year। आपको ये पीजीबीपी के ब्लॉक ऑफ एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि आपको कैपिटल गेन आता है या फिर डेप्रिसिएशन जो भी है वो आपको निकालना है। देखिए WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/4/2022 कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट X एंड Y, डेप्रिसिएशन रेट है वो 15% है। एक बात बताइए, ओपनिंग WDV 2 लाख रुपया है, ठीक है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्लांट Z एक्वायर्ड ऑन 19 दिसंबर 2022 को, इस साल जिसका डेप्रिसिएशन रेट 15% है, आपने 1 लाख का खरीदा। अब आपने क्या किया, दो पार्ट है, ऑल प्लांट्स आर सोल्ड फॉर 280। एक बात बताइए, सब आपने पूरा ब्लॉक ही बेच दिया, आपने पूरा ब्लॉक 280 में बेच दिया। यहां पे टोटल कितनी थी, 2 लाख और 3 लाख, और यहां 280 में पूरा ब्लॉक बेच दिया, तो आपको डेप्रीशिएशन तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे बेटा WDV तो है 20,000, बट आपके पास में असेट नहीं है ना, तो असेट नहीं है तो डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। आपका जो भी है वो लॉस होगा, और वो लॉस तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा।
लेकिन अगर मान लो आपने सिर्फ एक्स और वाई प्लांट 280 में बेचा होता, तो अभी आपके पास ब्लॉक में एसेट है, तो जो भी 20,000 बचेगा ना, उस पे आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा हाफ रेट से। तो 7.5% की रेट से डेप्रीशिएशन है वो मिल जाएगा। जो 7.5% है वो 7.5% की रेट से आपको डेप्रीशिएशन है वो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द डीटी का पेपर। ये तुम्हारा डीटी का पेपर था जिसमें 50 मार्क का था। जीएसटी ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो मुझे पता नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आएगा करके, ठीक है। सो दिस वाज द सेट नंबर 1। अब ऐसे का ऐसे मैं आपको सेट नंबर 2 है वो डिस्कस करवा देता हूं कि सेट नंबर 2 में क्या पूछा था सीएमए इंस्टीट्यूट ने। तो आ जाइए सब लोग, अभी आप सेट नंबर 2 पे। और ये सेट नंबर 2 क्या बोलता है, एक एक एमसीक्यू सेम पैटर्न है, कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं है। देखिए फटाफट थोड़ा जाएंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। एक बात बताइए, जो भी आपका लीव सैलरी होता है, लीव सैलरी आपको रिटायरमेंट पे मिलता है तो क्या होता है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो एग्जेम्प्ट होता है। बट एग्जेम्प्ट कितना होता है आपको याद है, वो लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, और 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, और मैक्सिमम 3 लाख है, वो 3 लाख तक का मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल जाता है। उसके बाद में When the income of minor is clubbed, the assessee will get the deduction under section 1032 का कितना डिडक्शन मिलेगा, जितना माइनर का इनकम है या 1500 whichever is lower। तो इनकम क्लब सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1500 है, उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। किसको, पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स को इतना एग्जेम्पशन मिलता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, Mr. X engaged in the growing and manufacturing of tea in India. His income from activity is 1,40,000. His agriculture income कितना होगा, तो 60% होगा। तो एक बात बताइए, 1,40,000 का आप 60% करेंगे तो 84,000 will be the agriculture income. Next part. An individual aged 28 years born in India left for the first time for the employment on 30th October 2022 को। His visit outside India is for the first time. His residential status for the assessment at 23-24 will be क्या होगा। एक बात बताइए, एक बंदा है जो इंडिया में था, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर गया है, और कब गया है, 31 अक्टूबर 2022 को गया है। तो एक बात, सॉरी 30 अक्टूबर 2022 को गया है, तो 30 अक्टूबर 2022 तक वो इंडिया में था। तो नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया इन करंट ईयर कितना होगा, अप्रैल के लिए आपका 30 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 एंड अक्टूबर कितना है आपका 30। तो यहां पे बेटा आपका आ गया 213 डेज, और 213 डेज तो पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। और जब पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो देखो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, और दूसरा चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है आपको पता है, इफ एनी इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो सेकंड बेसिक कंडीशन तो देखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाइड होगी तो रेजिडेंट बन गया। एडिशनल कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाइड हो जाएगी, इतने साल से इंडिया में ही पढ़ा था तो दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो वो बंदा क्या बन जाएगा, रेजिडेंट, एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है वो बन जाएगा। उसके बाद में द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56-10 वो गिफ्ट वाली सेक्शन। पता है आपको, अगर आपको कोई भी असेट वगैरह गिफ्ट में मिलता है, अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो कुछ भी टैक्स नहीं लगता, अदरवाइज मनी मिला, एग्रीगेट मनी 50,000 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको मूवेबल असेट मिलता है तो मूवेबल असेट के केस में वो पता है, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन वगैरह, वर्चुअल डिजिटल असेट, उसमें 50,000 से ज्यादा है तो टैक्स, 50,000 एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। वो एक बात बताइए, वो सेक्शन किस पे लगती है, ऑल एसएससी पे लगती है। मैंने आपको बताया ऑल एसएससी पे लगता है, एनी पर्सन किसी को भी मिलता है ऑल एसएससी पे ये सेक्शन लग जाती है। उसके बाद इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अलाउएबल। एक बात बताइए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कैसे अलाउ होता है, इट इज अलाउड इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। So 5 equal installment from the year in which construction was completed. पहला क्या है, 5 equal installment from the year in which it was incurred, answer is no. In the year in which it was incurred, answer is no. In the year in which house property was constructed, answer is no. None of the above. So here answer will be the none of the above. Next part. Capital gain arising from the compulsory acquisition of property under law is taxable in the year of receipt of compensation or part thereof. एक बात बताइए, ये ट्रू एंड फॉल्स की बात कर रहा है कि क्या आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड हो गई थी तो उसका कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिल रहा है, पूरा कंपनसेशन या पार्ट मिल रहा है उस ईयर में टैक्सेबल होगा। आंसर इज यस, सो दिस इज द ट्रू करके, ठीक है। चलिए दूसरा, the due date of filing of return under section 139(1) in case of individual assessee having turnover above 1
1000 lakhs is 31st अक्टूबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब एक बात बताइए, यहां पे 1000 लैक्स की बात कर रखी है, मींस 10 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर है, तो 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो ऑडिट तो करानी पड़ेगी। तो ऑडिट कराएंगे तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है, एक बात बताओ, मैंने आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट में बताया था, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग हो लगता है तो 30 नवंबर। बाकी जो कप वाले लोग हैं, कैप वाले लोग, जो कैप वाले, सी का मतलब कंपनी, ए का मतलब जो ऑडिट पार्टी जिसकी ऑडिट होती है, और पी का मतलब पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, उनके केस में क्या होता था, 31 अक्टूबर है वो असेसमेंट ईयर की डेट होती थी। तो ये आंसर सही है, आंसर इज यस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव नेगेटिव इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या हाउस प्रॉपर्टी में नेगेटिव इनकम हो सकती है? नहीं, अरे हो ही सकती है, सैलरी में नहीं हो सकती। बाकी हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, सब जगह नेगेटिव इनकम हो सकती है, तो ये तुम्हारा फॉल्स है, दिस इज द फॉल्स। A firm resident in India having a total income of 1,46,000 is eligible to claim deduction under section 80D। एक बात बताओ, 80D का डिडक्शन क्या फर्म को मिलता है कि नहीं बाबू, वो तो इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है। 80D का डिडक्शन है वो इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलता, तो ये भी तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे। Interest on enhanced compensation received by Mr. A, a resident individual, is 4 lakh, of which 75% pertain to the earlier financial year. The amount of such interest to be included in the total income under the head income from other sources is। एक बात बताओ, अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड हो जाती है और आपको लेट कंपनसेशन मिलता है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, और वो जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल उस ईयर में होता है जिस ईयर में वो इंटरेस्ट मिलता है, और आपको पता है 50% का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मींस 50% इंटरेस्ट ही टैक्सेबल होता है। तो आपका 4 लाख का जो इंटरेस्ट है उसमें से सिर्फ 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट है, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। उसके बाद फिक्स मेडिकल अलाउंस आपको 2000 पर मंथ मिल रहा है, एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एक बात बताओ, मेडिकल अलाउंसेस है वो टैक्सेबल होता है, मैंने आपको बताया वो कुत्ता टीसी उधर है, सिर्फ वही वाले अलाउंसेस में एग्जामिशन था, बाकी कहीं पे भी एग्जामिशन नहीं है। तो मेडिकल अलाउंस आपको मिला, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, ये तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 टीटीए इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है उस पे मैक्सिमम 80 टीटीए का डिडक्शन कितना मिलता है, 10,000 मिलता है, तो 10,000 का डिडक्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 8 असेसमेंट ईयर। आप 8 असेसमेंट ईयर तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपसे पूछा है डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि इनका स्टेटस क्या है, ये इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी बीओआई है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, क्या है ये करके, ठीक है। तो एक बात बताइए, या लोकल अथॉरिटी है? तो देखिए हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी में आता है। मैंने आपको बताया था जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत वगैरह है वो लोकल अथॉरिटी में आती है, तो ये तुम्हारा लोकल अथॉरिटी हो जाएगा। कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब ये कंपनी में आएगा। मिस्टर अमिताभ बच्चन इंडिविजुअल में आएगा करके, ठीक है। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस में आएगा, कंपनी में आएगा। उसके बाद जॉइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन लव एंड कुश। राम, राम की बीवी सीता एंड लव एंड कुश। अब एक बात बताइए, ये जो फैमिली है जॉइंट फैमिली, ये किस में आ जाएगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आ जाएगी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी किस में आता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। तो जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है वो तुम्हारा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आएगा। उसके बाद एक्स एंड वाई हु आर द लीगल हेयर ऑफ द जेड। अब एक बात बताओ, एक्स एंड वाई एक लीगल हेयर है किसी के लीगल हेयर है करके, ठीक है। तो ये तुम्हारे एओपी बीओआई में आएगा, ये तुम्हारे किस में आएगा, एओपी बीओआई में आएगा करके, ठीक है। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आ जाएगा। उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, आपका खुद का अकेले का बिजनेस है, तो वो तुम्हारे किस में आएगा, प्रोप्राइटरी मींस इंडिविजुअल में आएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर इंडिविजुअल, वो तुम्हारे इंडिविजुअल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तुम्हारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको बताना था कितने, 4 मार्क का था, 4 मार्क का ही था क्या, ओ 4 मार्क का था, बट 8 पॉइंट थे, तो 1 पॉइंट के लिए आपको आधा आधा मार्क मिलेगा। चलिए उसके बाद में क्या दे रखा है, मिसेज माला resident and ordinarily resident furnish the following information for the previous year 22-23, compute her income from other sources for the assessment year 23-24। उसके other sources की income निकालनी है। पहला विनिंग फ्रॉम लॉटरी रिसीव्ड दे रखा है। एक बात बताइए बाबू, यहां रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, इसका मतलब ये नेट ऑफ टीडीएस है, नेट ऑफ टीडीएस, इसका मतलब ये ग्रॉस अप आपको करना है। तो 1,40,000 आपको दे रखा है, एक्सपेंसेस इनका 2,000, विनिंग के सामने कोई भी खर्चा अलाउ ही नहीं होता है।
विनिंग के सामने कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता। 1,40,000 है, ये आपके 70% के लिए है, तो 100% के लिए कितना होगा 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज है वो आपका विनिंग का इनकम है, ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम वन ऑफ हर फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ हर सन मिस्टर बाला। अब देखो सन की मैरिज है, शादी है वो सन की हो रही है, और गिफ्ट है वो मम्मी को मिल रहा है, तो ये टैक्सेबल होगा करके, ठीक है। और 50,000 से ज्यादा है, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम टाटा स्टील 30,000 है। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 पेड ऑन द बोरोड कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर। तो डिविडेंड भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, लेकिन एक चीज समझना, उसके सामने क्या खर्चा अलग होता है, सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा अलग होता है। जो डिविडेंड मिलता है ना, उसके सामने सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा अलग होता है, और इंटरेस्ट में भी एक लिमिट होती है कि डिविडेंड के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिविडेंड है ये 30,000 है, 30,000 का 20% कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। तो 6,000 आप लेस कर दीजिए करके, आप 10,000 नहीं, मैक्सिमम 6,000 ही लेस कर सकते हैं। तो बेटा 24,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज अ डिविडेंड। नेक्स्ट पार्ट, फैमिली पेंशन 48,000। फैमिली पेंशन भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। और फैमिली पेंशन कैसे टैक्सेबल होती है बताए, कि फैमिली पेंशन में एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 57। डिडक्शन कितना मिलेगा, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। तो 1/3 अगर आप करेंगे तो 48,000 का 1/3 कम्स टू 16,000, और 15,000 विच एवर इज लोअर इज 15,000। तो आप एक काम करिए, इसमें से 15,000 का डिडक्शन ले लीजिए और बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में एग्रीकल्चर लैंड है, उसका जो इनकम है इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, तो ये तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। कहां पे, अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद में आपको दे रखा है एक और क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर अमर फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31st मार्च 2023, कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 का टैक्सेबल सैलरी उसका निकालना है। सैलरी दे रखा है बेसिक 5,000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा 500 पर मंथ, पूरा टैक्सेबल होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रखा 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर द 4 चिल्ड्रन। तो 4 चिल्ड्रन के लिए 300 पर मंथ दे रखा है। तो एक बात बताइए, यहां पे एजुकेशन अलाउंस है 100 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का, तो 2 चाइल्ड पे आप एग्जाम्पशन ले लेंगे। डायरेक्टर फीस है फ्रॉम द एम्प्लॉयर कंपनी 5,000 पर मंथ, वो बंदा डायरेक्टर भी है और डायरेक्टर फीस मिली। अब एक बात समझना, मेरा यहां मानना यह है कि भले वो डायरेक्टर है तो डायरेक्टर फीस भी सैलरी में टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन यहां सीएमए इंस्टीट्यूट बोलती है कि ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करने का। तो ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करने का, तो ये आप कहां लेके चले जाओगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाएंगे। उसके बाद में मिस्टर अमर contribute 14% टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड हिज एम्प्लॉयर contribute इक्वल अमाउंट, 14% आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू फंड इज 13% पर एनम इज 7,800। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ कार ऑफ 1.7 सीसी। पहली चीज तो यहां पे गलती है, यहां पे ऐसा नहीं लिखना चाहिए 1.7 सीसी, आपको यहां पे ये लिखना चाहिए 1.7 लीटर, या फिर आपको लिखना चाहिए था 1700 सीसी करके, ठीक है, ऐसा लिखना चाहिए था 1700 सीसी। और ऐसा भी लिखना चाहिए था कि ये कार जो है वो पीओपीपी पर्पस के लिए है, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ऐसे ही उन्होंने कर रखा है पीओपीपी पर्पस के लिए। यहां पे कहीं पे भी दिखानी है ये पीओपीपी के लिए है या नहीं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि जो एम्प्लॉयर जो है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ में पैसा डाल रहा है ना, जितना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो 14% कर रहा है, इसमें से एग्जाम्प्ट कितना होगा 12%। 12% तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला टैक्सेबल होगा। और इंटरेस्ट जो है वो 9.5% तक एग्जाम्प्ट होता है, तो 13% पर एनम में से आपका 9.5% एग्जाम्प्ट होगा, तो 7,800 है, वो 13% के लिए है, तो 9.5% के लिए कितना होगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बाकी वाला इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। और यहां पे कार के केस में आपका पीओपीपी पर्पस के लिए 1700 सीसी का ये कार है, ठीक है, तो उसके केस में आपका जो ये परक्यूजिट है ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, आई थिंक 2,400 पर मंथ आएगा। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली है। चलिए, उसके बाद बी वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मिस्टर चतुर्वेदी वाला, ये सेम क्वेश्चन है जो अपने कंपाइलर में भी दे रखा है। सेम क्वेश्चन अपने कंपाइलर में दे रखा है। आप अगर डिडक्शन टॉपिक में जाके देखोगे तो मिस्टर चतुर्वेदी नाम से ही है, सेम क्वेश्चन है जो अपने कंपाइलर में भी ये वाला दे रखा है, आपसे इजीली हो जाएगा डिडक्शन वाले पार्ट का। उसके बाद मेंशन एनी 6 इनकम विच इज कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम, जैसे नर्सरी का इनकम है वो एग्रीकल्चर है। उसके बाद मान लो एग्रीकल्चर लैंड को किसी को भाड़े पे दे दिया तो वो एग्रीकल्चर है। अगर आपने कोई वेयरहाउस भाड़े पे दिया किसी को स्टोर करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या फिर वहां पे वर्कर वगैरह रहते हैं वो एग्रीकल्चर फार्म में यूज करते हैं, वो वाला एग्रीकल्चर इनकम है। तो आपको यहाँ पे कुल मिला के कुछ एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी है वो आपको बतानी है, थियोरिटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद एडवाइज द amount of advance tax payable by A on the specified dates for the financial year 22-23।
बिजनेस इनकम जो है वो आपका 5,11,000 है, टैक्स 4704 इज डिडक्टेड एट सोर्स है, एंड एग्रीकल्चर इनकम है वो उसका 86,000 है। अब एक बात बताइए, सबसे पहली चीज तो ये कि 5,11,000 बिजनेस का इनकम है और ये एग्रीकल्चर इनकम है, तो इन दोनों को पहले टोटल कर दीजिए। तो 5,11,000 आप टोटल करेंगे और 5,11,000 जो है ये टोटल क्यों करना है, करने की जरूरत नहीं, एग्रीकल्चर इनकम, बट आपको पता है वो पार्शियल इंटीग्रेशन एक कॉन्सेप्ट लगता है। और पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई वगैरह है जिस पे स्लैब रेट्स पे टैग लगता है, तो आप एक काम करिए ना, पहले आप एक काम करिए, एग्रीकल्चर इनकम और अदर इनकम को ऐड करके टैक्स निकालिए और माइनस करिए बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके जो टैक्स आता है वो माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से आप ऐड कर दीजिए, तो वो आपका यहाँ पे टैक्स आएगा। अब एक बात बताइए, आप ऐसे टैक्स निकालेंगे और टैक्स निकालने के बाद जो आपका टीडीएस है वो आप लेस कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका एडवांस टैक्स अगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस आपका जो क्या बोलते हैं टैक्स बचता है वो 10,000 और मोर है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। और एडवांस टैक्स की डेट क्या रहती है, पहला 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। और कितना कितना एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, पहली इंस्टॉलमेंट में 15%, दूसरी इंस्टॉलमेंट 45%, 75% एंड 100% है, इतना आपको एडवांस टैक्स है वो आपको पे करना रहेगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई थिंक इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है आपको, हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है, बैंक इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है, और उसके जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड आपको डिटेल दे रखी है। तो सिंपल सी चीज है, पहले आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करके टोटल इनकम निकाल दीजिए और उसके सामने जो डिडक्शन आपको मिलते हैं वो डिडक्शन आप ले लीजिए करके, ठीक है। उसके बाद बी वाला जो पॉइंट है ये आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। ये सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आपको 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज तो यहाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है कितना, 9 लाख है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो आपका रहेगा ना, उस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कंपनी के केस में एक ऑप्शन होता है कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंडियन कंपनी के केस में। क्या यहाँ पे इंडियन कंपनी है कि नहीं, यहाँ तो पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म है तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 30 लाख का आप 5% करेंगे तो आई थिंक 1.5 लाख रुपए आएगा। तो आपको 1.5 लाख और 9 लाख लोअर कम्स टू द 1.5 लाख, 1.5 लाख का ही आपको डिडक्शन मिलेगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अंडर सेक्शन 35D, और वो भी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। तो 1,50,000 डिवाइड बाय आप करेंगे 5 करके, ठीक है, तो उतना 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 डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये दो मॉडल टेस्ट पेपर दे रखे हैं सीएमए इंस्टीट्यूट ने, जो मैंने यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस किए। अब आप इसके सॉल्यूशन देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यस, अब हम बात करेंगे 2016 सिलेबस वाले जो दो पेपर हमने डिस्कस किए, दैट वाज 2022 सिलेबस जो 50 मार्क्स के लिए डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन सर 50% स्टूडेंट तो वो भी है ना जो सिलेबस 2016 में एग्जाम दे रहे हैं सर जुलाई में, उनके लिए क्या, तो उनके लिए मॉक टेस्ट पेपर दे रखा है सीएमए इंस्टीट्यूट ने। तो ये मॉक टेस्ट पेपर है, ये डिस्कस करते हैं। इनके लिए थोड़ा इजी रहता है, क्यों इजी रहता है उसका मैं रीजन बताता हूं कि इनके लिए बहुत लंबा पेपर आता है 100 मार्क का, बट 100 मार्क का जो पेपर आता है ना उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं भाई साहब, दबा के गजब ऑप्शन मिलते हैं इसमें। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहले आपको टाइम अलाउ रहेगा 3 आवर्स का, 100 मार्क का पेपर रहेगा, और 100 मार्क के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, वो वैसा वाला क्वेश्चन रहता है, इजी रहता है। और क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का है पता है आपको, देखिए 10 मार्क्स ये रहे, उसके बाद 10 के बाद में आप ले लीजिए 5, 10 और 5 15, 5 20 और 5 25 मार्क्स का। तो 25 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। तो 25 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा जो कंपलसरी क्वेश्चन है। और ये मैं बता दूं, इस 25 मार्क्स में से अगर आप थोड़ा सा ढंग से भी पढ़ के चले जाओगे ना, तो इस 25 मार्क्स में से आप आराम से 20 मार्क्स तो यहीं पे आप स्कोर कर सकते हो। 20 मार्क्स तो आपको आ ही जाएंगे एमसीक्यू वगैरह उसमें करके, ठीक है। उसके बाद में आपके पास 75 मार्क्स रहा। अब 75 मार्क्स के लिए आपको 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन है, और कितने क्वेश्चन है 2 to 8। तो 2 to 8 टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 7 हुए, और 7 में से आपको बेटा एनी 5 करने हैं, मींस 2 क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो।
दो क्वेश्चन आप यहां पे ऑप्शन में छोड़ सकते हो और 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब एक बात बताइए, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हुए आपके कितने, आपको 5 करने हैं तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है रे, 75 होता है। हाँ, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 है वो आपका 75 होगा, तो 75 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स आपका टोटल 100 मार्क का पेपर है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज है कि आप जो है वो दो क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं आता है, उस क्वेश्चन को फिर आप ऑप्शन में डाल दीजिए। तो चलिए अपन चलते हैं सबसे पहले एमसीक्यू पार्ट पे। सबसे पहला, rate of interest accruing to a particular employee by virtue of his employer's contribution to recognized provident fund is 12.5% per annum in such a case। अब एक बात बताइए, अगर मान लो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है उसमें अगर इंटरेस्ट है, आरपीएफ का इंटरेस्ट है, तो एम्प्लॉय के हाथ में कितना टैक्सेबल होता है, कितना एग्जेम्प्ट होता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट के केस में 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है और उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12.5% का जो इंटरेस्ट आया, तो आप एक काम करिए, 12.5% माइनस 9.5% तो 3% है, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ओनली 3% इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल, सो डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज अ निल, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि एनएवी है वो निल लिया जाता है एसओपी के केस में। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, 24A में डिडक्शन कितना मिलता है, तो 24A एंड 24B दो सेक्शन होती है, उसमें 24A में 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू लीजिए, और बेटा 24B में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन द लोन। तो आपका 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है वो आपका बन जाएगा, एनएवी का 30% है, ये आपका 24A का डिडक्शन मिलता है। सो तीसरे का आपका ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद deduction under section 35AD is available in respect of expenditure on a specified business provided such business commence its operation on or after 1st April 2009 subject to the exception that। अब एक बात समझना बेटा, यहां पे क्या है ना कि जितने भी बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस में आपको पता है कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके बाद होटल, हॉस्पिटल वगैरह, लंबी सी लिस्ट थी। आपको पता है कॉम्पैक्ट में मैंने एक टाइम लिमिट दे रखी थी कि बिजनेस कब से चालू होने चाहिए। तो सबसे पहले वाले बिजनेस है ना वो 1/4/2009 या उसके बाद चालू होने चाहिए। जो पहले तीन बिजनेस है वो 1/4 था, कोल्ड चेन फैसिलिटी वाला, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन वाला जो था, वो तुम्हारा जो है वो 1/4/2009 के बाद में चालू होना चाहिए। लेकिन एक चीज समझना, उसमें जो है ना तुम्हारा जो नेचुरल गैस पाइपलाइन का जो बिजनेस है, क्रॉस कंट्री एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन का बिजनेस है ना, वो आपका 1/4/2007 के बाद चालू होना चाहिए। ये एक एक्सेप्शन है, अब इतना याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, बट 1/4/2007 या उसके बाद में चालू होना चाहिए। ये एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन के लिए। तो क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है वो उसके लिए क्या होता है कि वो वाला जो बिजनेस है वो आपका 1/4/2007 के बाद में स्टार्ट होना चाहिए, वहां पे 1/4/2009 नहीं है। तो यहां पे इसका आंसर जो है दैट बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद में ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला और यू कैन से दैट थोड़ा डीप वाला एमसीक्यू था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, एन इंडिविजुअल परचेज अ पेंटिंग ऑन 1/11/2022 फॉर द 5 लाख रुपीज थ्रू फेयर मार्केट वैल्यू जो है दो, उसका फेयर मार्केट वैल्यू 5,25,000 है, क्या इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं। एक बात बताओ, आपने पेंटिंग है वो कम रेट पे खरीदी, तो आपको पता है अदर सोर्सेज में एक सेक्शन होती है 56(2)(10 जो क्या बोलती है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट करके, ठीक है। एंड उसके साथ साथ में और क्या क्या था, मूवेबल प्रॉपर्टी में शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग वगैरह। तो एक बात बताओ, ये असेट अगर आप खरीदते हो और आप लो कंसिडरेशन पे खरीदते हो, तो एफएमवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है, देन डिफरेंस इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहां पे मुझे बताइए डिफरेंस कितना है, तो 5,25,000 एफएमवी है और 5 लाख है, उतने में खरीदा है, 25,000 का डिफरेंस है। इज इट इज मोर देन 50,000? आंसर इज नो। तो यहां पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, यहां पे आपका कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, यहां पे आपका कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो हियर सी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा रिसीवर के हाथ में, बिकॉज डिफरेंस इज नॉट मोर देन 50,000। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लीव सैलरी के केस में आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा, 3 लाख रुपीस का मिलेगा। सो डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अनएब्सॉर्ब बिजनेस लॉसेस है वो कितने कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मोर देन 8 असेसमेंट ईयर तक आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, द रेट ऑफ विच डिडक्शन इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल डिडक्टी। एक बात बताइए, लॉटरी के केस में
आपका जो है वो टीडीएस कितना कटता है 30% की रेट से, और 30% की रेट से टीडीएस तभी काटना है जब विनिंग आपका 10,000 से ज्यादा है। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर 30% इफ सच विनिंग एक्सिड 10,000, 10,000 से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में 30% की रेट से टीडीएस कटेगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ द इक्विटी शेयर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। एक बात बताओ, इक्विटी शेयर बेचे स्टॉक एक्सचेंज से, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस पे एसटीटी वगैरह पे होता है तो वो कौन सी रेट से टैक्सेबल होता है 15% की रेट से टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 111A करके। तो शॉर्ट टर्म देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 112 में टैक्सेबल होता है एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख रुपीज। बट बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो टैक्सेबल होता है एट द रेट 15% की रेट से, तो ये 15% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद the preliminary expenses that can be amortized under Income Tax Act 1961 has to be restricted to 5% of the cost of project। तो cost of project के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी एक और क्वेश्चन आया था उसमें भी ये पॉइंट आया था। उसके बाद में ये तुम्हारे पास में कितने 10 एमसीक्यूज हो गए 10 मार्क के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपको करना है मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपको मैचिंग करनी है करके, ठीक है। आपको जो मैचिंग करनी है तो देखिए सबसे पहला सेक्शन 80P। अब एक बात समझना, ये 80P की एक सेक्शन होती है ना, ये 80P की सेक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए होती है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना उसकी कुछ इनकम है वो एग्जेम्प्ट होती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम है वो एग्जेम्प्ट होती है। अब एक बात बताओ, आप बोलोगे सर ये सेक्शन 80P जो है वो हमको तो इंटर वाली बुक में नहीं दे रखा, तो एक काम करते हैं, मैं आपको क्या करूंगा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बीबी सर डीटी करके टेलीग्राम चैनल है, और उस पर जब जाओगे वेरीफाइड चैनल है उसको ज्वाइन करोगे तो उसमें मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा 80P का। तो 80P जो सेक्शन है ना, वो 80P वाली जो सेक्शन है वो क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिडक्शन देती है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो इसको मर्ज करने जाऊं तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये मैच होगा ये इनकम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय टू द पेंशन फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉयर पैसा डालता है, तो आपको पता है एम्प्लॉयर ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में पैसा डाला तो उसका पहले तो ये टैक्सेबल होता है सैलरी हेड में, और उसके बाद आपको पता है 80CCD2 में डिडक्शन मिलता है। 80CCD2 में डिडक्शन मिलता है तो पहले तो ये टैक्सेबल कर दो सैलरी में एम्प्लॉय के हाथ में, और फिर आप 80CCD2 में डिडक्शन ले लीजिए। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ये कर दूंगा इंक्लूडेड एज अ सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, और उसके बाद में आप उसका डिडक्शन ले लीजिए कहां पे 80P में, सॉरी डिडक्शन ले लीजिए 80CCD2 में। उसके बाद तीसरा सेक्शन 80 जो है, सेक्शन 80 आपको पता है सेक्शन 80 किसकी बात करता है, आपको पता है मैंने बताया था लॉस रिटर्न, कि अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। जब मैं आपको बता रहा था ना वो सेक्शन 139(3) करके, जिसमें लॉस रिटर्न के लॉस हुआ तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या नहीं, तो मैंने बताया था कि अगर मान लो आपका पीजीबीपी या कैपिटल गेन का लॉस है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको है ना रिटर्न फाइल टाइम पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बट अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये सेक्शन 80 जो है ना वो उससे रिलेटेड है। तो मैं बताऊं ये किससे जाके मर्ज हो जाएगा, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ लॉस रिटर्न से। उसके बाद 194E, 194E पता है वो एक्स्ट्रा इनिंग, और वो एक्स्ट्रा इनिंग में पता है वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया में आईपीएल वगैरह खेलने के लिए आते हैं तो उनको जो भी पेमेंट करते हैं उस पर 20% की रेट से टीडीएस काटते हैं, तो ये 20% के साथ मैच हो जाएगा। और डिडक्शन 80 टीटीए में कितना मिलता है 10,000, तो ये इससे मैच हो जाएगा। ये तुम्हारा 5 मार्क का क्वेश्चन हुआ। उसके बाद में आपको बताना है कि से ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला, टेलीफोन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एट हिज रेसिडेंस इज अ टैक्स फ्री परक्यूजिट। आंसर इज यस। टेलीफोन फैसिलिटी जो होती है या लैपटॉप फैसिलिटी होती है वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो ये तुम्हारा सेंटेंस है, ये आपका ट्रू रहेगा। दूसरा, expenses of purchasing lottery ticket are deductible out of the winning from the lottery under the head income from other sources। लॉटरी टिकट के सामने जो खर्चा होता है क्या उसका डिडक्शन मिलता है? आंसर इज ना बाबा ना, इसका डिडक्शन नहीं मिलता, तो ये तुम्हारा क्या है, फॉल्स है। दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट, ये तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, a firm resident in India having total income 1,46,000 is eligible to claim deduction 80D। आंसर इज नो, 80D का डिडक्शन है वो फर्म को नहीं मिलता है, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है, तो ये भी तुम्हारा फॉल्स है। उसके बाद, जीरो कूपन बॉन्ड शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इफ हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ बट नॉट मोर देन 36 मंथ। एक बात बताइए, एक बात बताइए, जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में मैंने आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात की थी तो आपको याद रहेगा, सबसे पहले मैंने बोला था सिक्योरिटी लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया करके,
एनी सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, दूसरा यूटीआई का यूनिट, तीसरा म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में 12 मंथ का पीरियड होता है। तो 12 मंथ के ऊपर वाला जो है तो उसमें हमेशा वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। 12 मंथ का पीरियड, ये नॉट मोर देन 36 मंथ की जरूरत नहीं थी, तो ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में capital gain arising from compulsory acquisition of property under the law is taxable in the year of receipt of compensation or part thereof, answer is yes। ये उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलता है फुल या फिर पार्ट कंपनसेशन मिलता है, उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स करके, ठीक है। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो फिल इन द ब्लैंक्स ये आपका लास्ट पार्ट है 5 मार्क का। तो ये देखो क्या दे रखा है, सबसे पहला मिस्टर ए होल्ड 25% ऑफ इक्विटी शेयर इन द एलएमएन लिमिटेड, एक कंपनी का 25% उसके पास इक्विटी शेयर होल्डिंग है, अ लिस्टेड कंपनी का। ही हैज बोरोड अ सम ऑफ द 10 लाख फ्रॉम दिस कंपनी ऑन 21 मार्च 2023। As on this date, the accumulated profit and free reserve of 8 लाख रुपीस, the deemed dividend under section 222E कितना होगा? क्या 8 लाख होगा, 10 लाख होगा या बिल्कुल नहीं होगा? एक बात बताओ, आपको पता है सेक्शन 222E मैंने पढ़ाया था। 222E क्या बोलता था कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, और क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी, वो अपने शेयर होल्डर को लोन देती है तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एक बात बताइए, क्या ये कंपनी जो है ये अनलिस्टेड कंपनी है? क्या आंसर इज नो, ये लिस्टेड कंपनी है। ये लिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी है तो 222E लगेगा ही नहीं। और मैं बता दूं यहां पे कुछ भी डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट, exemption under section 1032 in respect of income of minor child included in the hands of the assessee under section 6415(1)(a) is restricted to ₹1500 per child। 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है जब माइनर की इनकम पेरेंट्स के हाथ में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट पार्ट, a company incorporated outside India is said to be resident in India if the place of effective management is situated in India। एक बात समझना, कोई भी फॉरेन कंपनी होती है ना, देखो इंडियन कंपनी होती है वो हमेशा रेजिडेंट होती है। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, आपको मैंने वहां लिखवाया हुआ है करके, ठीक है। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बनेगी अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया में हो। मींस उसका अगर पोयम इंडिया में हो ना तो फॉरेन कंपनी जो है वो इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी। तो उसका पोयम अगर इंडिया में है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर वो इंडिया में है तो वो इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी। उसके बाद मिस्टर ए, अ सीनियर सिटीजन हैज टोटल इनकम 8 लाख का है, अर्न बाय वे ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम द सिक्योर्ड डिबेंचर, डिबेंचर पे उसको इंटरेस्ट मिला है। एडवांस टैक्स पेबल बाय हिम इज, एक बात बताओ क्या इसको एडवांस टैक्स भरना है? क्या एडवांस टैक्स किसको भरना पड़ता है? मैंने आपको बताया था एडवांस टैक्स वाले टॉपिक में कि अगर मान लो आपका एडवांस टैक्स पेबल 10,000 रुपीज और मोर है तो एडवांस टैक्स भरना है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था कि सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स नहीं भरना अगर उसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है। अगर पीजीबीपी का इनकम है तो उसको एडवांस टैक्स भरना है। तो यहां पे पीजीबीपी का इनकम है क्या? आंसर इज नो, देयर इज नो पीजीबीपी का इनकम। तो यहां पे एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है सीनियर सिटीजन को, देयर इज नो नीड टू पे द एडवांस टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, a maximum amount of retrenchment compensation exempt under section 1010B in hands of the person when received from the private scheme approved by the board। एक बात बताओ, retrenchment compensation से आपको या VRS से कुछ भी अगर आपको मिलता है तो मैक्सिमम 5 लाख का एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। तो ये तुम्हारा 5 लाख है, ये तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा करके, ठीक है। तो चलिए ये तुम्हारा 25 मार्क का काम यहाँ पे हो जाता है। अब उसके बाद 2 से लेकर 8 तक टोटल कितने 7 क्वेश्चन है, 7 में से कोई भी 5 है वो आप अटेंड कर सकते हैं। और मैं बताऊं इतना भी डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, इजी पेपर आता है और 2 क्वेश्चन छोड़ने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि 2 क्वेश्चन छोड़ने का, तो कुछ ऐसा आईसीडीएस वगैरह पूछा जाए। बिकॉज देखो यार इतना भी आप नहीं पढ़ सकते, जितना आपको पढ़ा है उतना अगर आप ढंग से करके जाओगे आपका काम बन जाएगा। किसी क्वेश्चन में मान लो आईसीडीएस वगैरह ऐसा आया है या आउट ऑफ द बॉक्स आया है तो उस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन है वो आपको अटेंड करने हैं। जहां हाउस प्रॉपर्टी मिल जाए, क्लबिंग मिल जाए, कैपिटल गेन मिल जाए, सैलरी मिल जाए, वो वाले क्वेश्चन है वो फिर आपको करने हैं। तो चलिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, स्टेट हाउ टू डिटरमाइन द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ द न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और न्यू सोर्स ऑफ द इनकम। एक बात बताओ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर है ना वो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आपका नया बिजनेस चालू हुआ है या फिर कोई भी नया सोर्स ऑफ इनकम आया है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका प्रीवियस ईयर उस डेट को स्टार्ट होगा जिस डेट को नया बिजनेस चालू हुआ है या फिर नया प्रोफेशन इन लाइक सेटअप हुआ है या नया सोर्स ऑफ इनकम आया है, वहां से प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा और
31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने बिजनेस चालू किया 10 दिसंबर 2022 को, तो 10 दिसंबर 2022 से मेरा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2023 तक प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा, बट असेसमेंट ईयर वही है कि मेरा 1 ईयर के लिए ही रहेगा। उसके बाद आपको दे रखा है मेंशन द एक्सेप्शंस ऑफ द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो इनकम आप प्रीवियस ईयर में कमाते हो वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और मैंने ये एक्सेप्शंस आपको बता रखे हैं करके, ठीक है। आपको याद रहेगा तो मैंने आपको एक सेक्शन 172 वगैरह बताई थी पहले ही टॉपिक में, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर मान लो या तो क्या होता है कोई नॉन रेजिडेंट शिप लेके इंडिया आता है, और नॉन रेजिडेंट जब इंडिया में शिप लेके आता है तो जैसे ही वो इंडियन पोर्ट को छोड़ के जाता है ना, उससे पहले पहले इंडिया में टैक्स भर के जाना पड़ता है। या फिर कोई पर्सन ऐसा होता है जो इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, कोई पर्सन जो है वो पर्सन क्या करता है, इंडिया जो है वो परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, इंडिया जो है वो परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है उसका क्या करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना पड़ता है। या फिर मान लो आपने एओपी बीओआई कुछ बनाया था, वो स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाया था और वो इवेंट खत्म हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो है वो टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ता है, तो वो आपके एक्सेप्शन में लिख लोगे। अब एक और चीज समझना, एक और पॉइंट है, स्टेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन 1023A का। अब एक बात समझना, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था नहीं करके, बट उन्होंने क्या किया, मॉड्यूल में कुछ दे रखा है तो जहां से उन्होंने पूछ लिया कि 1023A की जो इंस्टीट्यूशन रहती है उनकी कोई इनकम जो है वो इनकम कैसे, जब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब यहां पे आप समझिए जैसे जो क्लब्स वगैरह होते हैं, या फिर जैसे मान लो आपने सुना होगा बॉम्बे सीए एसोसिएशन करके, ठीक है, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन बीसीए करके जिसको बोला जाता है, दैट इज द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। अब इनकी इनकम जो है वो कैसे टैक्सेबल होगी, क्या होगी, तो मैं बताऊं, इनकी इनकम में क्या होता है कि इनको एग्जेम्पशन मिलती है, इनको एग्जेम्पशन मिलती है, कुछ इनकम इनकी टैक्सेबल होती है, बाकी इनकम है उस पर एग्जेम्पशन मिलती है। तो देखिए यहां पे इसके बारे में आप अगर सॉल्यूशन में जाओगे तो आपको मिलेगा एमटीपी इंटर का सॉल्यूशन, और एमटीपी इंटर के सॉल्यूशन में आप अगर जाओगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का आपका ये देखिए थर्ड पार्ट यहां पे दे रखा है, ये जैसा सॉल्यूशन में दे रखा है एज इट इज इसको रट लोगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कभी आ जाए। एनी इनकम अदर देन इनकम चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को छोड़ दीजिए, एंड एनी इनकम रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग एनी स्पेसिफिक सर्विस, कोई स्पेसिफिक सर्विस दिया उसका जो इनकम है, और इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड डिराइव्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, इनको छोड़ के बाकी जो भी इनकम होगी ना वो सब एग्जेम्प्ट होगी। तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल है, कोई स्पेसिफिक सर्विस दी उसकी इनकम एग्जेम्प्ट टैक्सेबल है, और इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा वो टैक्सेबल है, बाकी जितनी भी इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन, सच एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन इज एस्टेब्लिश इन इंडिया एंड हैविंग इट्स ऑब्जेक्ट द कंट्रोल सुपरविजन और रेगुलेशन और एनकरेजमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द लॉ मेडिसिन अकाउंटेंसी इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर और अदर स्पेसिफाइड प्रोफेशन, एंड सच एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन अप्लाई टू इट्स इनकम और accumulates इट्स फॉर द एप्लीकेशन solely for the objective of which it is established and the association or institution is approved by the central government करके गवर्नमेंट से अप्रूवल होनी चाहिए। तो आपको अगर ऐसा कहीं दिख जाए और ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाए जिसमें उन्होंने ऐसा बोला हो कि अगर कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, तो आपको ये लिखना है उसकी जितनी भी इनकम है वो एग्जेम्प्ट होती है, कुछ टैक्सेबल होती है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होगी, कुछ स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड की वो इनकम टैक्सेबल होगी, डिविडेंड इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल होगा, बाकी जितनी भी इनकम है वो एग्जेम्प्ट रहेगी करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपको राजेश ओन द टू हाउस प्रॉपर्टी बोथ ऑफ विच आर लेट आउट प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी का, एक गया में है और एक मुंबई में है, दो एलओपी है ये दोनों, तो दोनों जो एलओपी है उसके बारे में आपको यहां पे इन्होंने दे रखा है, इसकी इनकम निकालनी है, सिंपली आप इसकी इनकम निकाल लेंगे करके, ठीक है। अब एक बात समझना, यहां दे रखा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का मतलब इतना मिलना चाहिए था, और अनरियलाइज रेंट दे रखा है तो अनरियलाइज रेंट आपका लेस हो जाएगा। अनरियलाइज रेंट है वो एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करते टाइम आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन इज स्टिल अनपेड, तो जो भी आपका लोन लिया था वो अभी तक पेंडिंग है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द हाउस वन इज स्टिल अनपेड, तो म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउस वन का अनपेड है क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउ होता है पेमेंट बेसिस पे, आपने पेमेंट किया तो ही अलाउ होगा, पेमेंट नहीं किया तो अलाउ नहीं होगा। बट हाउस प्रॉपर्टी टू का आपने हाफ टेनेंट ने पे किया तो टेनेंट ने पे किया, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलता। जो ओनर जो है वो म्युनिसिपल टैक्स जितना पे करता है उतना अलाउ होता है, तो बेटा आपको हाफ मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इतना भारी क्वेश्चन नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप इसको मैनेज कर पाएंगे करके, ठीक है। चलिए
उसके बाद में ये सैलरी का क्वेश्चन है, नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन यहां पे दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, श्री आशुतोष हैज बीन प्रोवाइडेड विद द फर्निश अकोमोडेशन इन द सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 14 लाख का पॉपुलेशन है एज पर द लास्ट सेंसस, और वहां पे उसको घर दिया है। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ द हाउस ओन बाय एम्प्लॉयर 80,000 है, सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू उस हाउस का 80,000 है, वेयर एज फेयर रेंट ऑफ द हाउस इज 1 लाख। बट इससे अपने को क्या मतलब यार करके, ठीक है। इसकी सैलरी की डिटेल दे रखी है, 25,000 पर मंथ का सैलरी है, तो सैलरी उसके लिए टैक्सेबल होगा आशुतोष के लिए। उसके बाद अलाउंस फॉर द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक बात समझना, ये अलाउंस फॉर द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, इसी को बोला जाता है डीए, इसी को बोला जाता है डीए। हिंदी में अपन बोलते हैं महंगाई भत्ता करके, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, महंगाई भत्ता। तो ये ऊपर वाला ये भी टैक्सेबल होगा, ये 5,000 पर मंथ है, ये भी टैक्सेबल होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, वो 3,000 पर मंथ दिया है। ही हैज 1 सन एंड 2 मैरिड डॉटर। अब एक बात बताओ, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, उसमें से 2 बच्चों के लिए 100 रुपया पर मंथ का है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला है वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद उसको फर्नीचर दिया, एक तो हाउस दिया, हाउस फैसिलिटी टैक्सेबल करोगे, उसके बाद फर्नीचर और दिया है। फर्नीचर में टीवी दिया है, और टीवी हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। देखो अगर मान लो कोई फर्नीचर दिया जाता है ना, तो फर्नीचर वगैरह के केस में क्या होता है कि अगर मान लो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो जितना हायर चार्जेस पे कर रहा है वो एज इट इज टैक्सेबल कर दो। लेकिन अगर मान लो वो ओन बाय एम्प्लॉयर है, तो उसका 10% लेने का, ओन बाय एम्प्लॉयर है तो उसका क्या करने का, 10% लेने का। तो आप क्या करोगे, 2,000 पर एनम ये सीधा टैक्सेबल कर दोगे। रेफ्रिजरेटर ये ओन बाय एम्प्लॉयर है, तो 10,000 का आप 10% ले लेंगे। वॉशिंग मशीन है 5,000 का, आप 10% ले लेंगे। अदर फर्नीचर है 1,000 पर मंथ, ये पूरा 1,000 पर मंथ टैक्सेबल कर दो, और यहाँ 20,000 का आप 10% ले लेंगे। फर्नीचर ये हायर बाय एम्प्लॉयर हो गया, ये ओन बाय एम्प्लॉयर हो गया। टीवी जो दे रखा है ये एज इट इज आप टैक्सेबल कर देंगे, और रेफ्रिजरेटर है इसका आप क्या करेंगे, वापस से इसका 10% करेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ रेफ्रिजरेटर 2 बार दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है करके, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ऑफ आशुतोष फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, और उसके साथ साथ में आप हाउस फैसिलिटी का भी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे करके, ठीक है। तो इसका आप सॉल्यूशन अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज परीक्षित एज 25 ईयर्स इज एंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी है तो 40-60 होगा यहाँ पे, 40% business, 60% agriculture. His profit for the previous year 22-23 amounts to 10 lakh, which includes the profit of 2 lakh from sale of the green leaves plugged in his own garden. अब एक बात बताओ, green leaves प्लग्ड इन हिज ओन गार्डन, ग्रीन लीव बेच दिया। तो देखो ग्रीन लीव्स अगर आप बेच देते हो ना, तो वो तो सीधा तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम ही होगा, ठीक है। एंड he has no other income during the year, compute the total income and total tax payable by the परीक्षित। अब एक बात समझना, यहां पे क्या होगा ना कि 10 लाख का जो उसका इनकम है, उसमें से 2 लाख का तो पूरा एग्रीकल्चर है, और बाकी वाला 8 लाख है उसका आप 40-60 कर लीजिए करके, ठीक है। बिजनेस वाला बिजनेस में हो जाएगा, बाकी वाला एग्रीकल्चर। अब एक बात समझना, जो यहां पे आपका, मैं इसको सॉल्यूशन पे आपको लेके जाता हूं, सीधा बेटर रहेगा समझाने में करके, ठीक है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे जाता हूं, तो ये वाला जो सॉल्यूशन 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 इसका कौन सा था, हाँ ये वाला, ये तो क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन, ये हाउस प्रॉपर्टी वाला हो गया, ये आशुतोष वाला जो हो गया मैंने आपको बताया था वो वाला आशुतोष वाला, ये है प्रेक्षित वाला करके, ठीक है। आशुतोष वाले में देखो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन है उसका 10% ऑफ सैलरी लेंगे करके, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है, 10 लाख से ज्यादा है, बट अप टू 25 लाख है, तो उसमें कितना लेते हैं, 10% ऑफ सैलरी, और अगर 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी करके, ठीक है। अब एक बात समझना, यहां पे कैसा है ना, देखो प्रॉफिट है वो 10 लाख है, 10 लाख में से 2 लाख का है वो तो पूरा एग्रीकल्चर है, तो 8 लाख बच गया। अब 8 लाख का आप 60% एग्रीकल्चर ले लीजिए, और बेटा तो आपका टोटल इनकम कितना बचा, 320 बचा, टोटल इनकम है वो 320 बचा। अब एक बात बताइए, आप टैक्स कैसे निकालेंगे, आप टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्स निकालने के लिए यहां पे पार्शियल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट वापस लग जाएगा। एग्रीकल्चर का आपका इनकम कितना है, एक तो 480 और एक 2 लाख, तो इसका मतलब 680 आपका एग्रीकल्चर का इनकम है। तो पहले तो आप एक काम करिए, 680 और 320 को जोड़ के टैक्स निकाल दीजिए। तो 2 लाख 480 680 प्लस 320 को जोड़ के टैक्स निकाल दिया। उसके बाद में मुझे क्या करना है कि जो भी तुम्हारी क्या बोलते हैं बेसिक एग्जाम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके जो अमाउंट आता है उस पर आप टैक्स निकाल दीजिए। अब एक बात समझना, ये जो अमाउंट आया, यहां पे इंस्टीट्यूट ने एक गलती कर दी, यहां पे इंस्टीट्यूट ने एक गलती की है, यहां 87A का रिबेट नहीं लिया जो कि लेना चाहिए था। 87A का रिबेट मिलता, क्यों मिलता, क्योंकि ये बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और इसका जो इनकम है ना वो सिर्फ 3,20,000 है।
इनकम है वो 3,20,000 है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम जो है वो तो पार्ट ही नहीं बनता ना टोटल इनकम का। एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तो अदर इनकम जो है टोटल इनकम वो तो 320 है, तो यहाँ 87A का रिबेट मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने नहीं लिया। यहां पे क्या करना चाहिए था आपको, जो 14,000 आ रहा है, इस 14,000 में से आप 12,500 का 87A का रिबेट लीजिए, उसके बाद जो बचता है उसमें फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर दीजिए, और वो आपका नेट टैक्स पेबल है वो आ जाएगा, वो वाला है वो आपका नेट टैक्स पेबल आएगा। तो यहां पे बेटा एक गलती आईसीआई ने की है, सॉरी जो सीएमए इंस्टीट्यूट है उन्होंने, उनका नाम भी आईसीआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जो की है वो 87A का एक रिबेट है वो यहां पे ये लेना भूल गए, जो कि मिलना चाहिए था। चलिए उसके बाद में, तो ये आशुतोष वाला जो क्वेश्चन है ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद क्वेश्चन, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, तो अगला क्वेश्चन है वो बड़ा ही सिंपल सा है करके, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। ये आपका क्वेश्चन है आपके उससे रिलेटेड, 10 मार्क का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सेक्शन 112A से रिलेटेड है, कैपिटल गेन का। तो कैपिटल गेन हेड में जो 112A मैंने आपको सिखाया था ना, वो 112A से रिलेटेड है कि इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख जो है उस पर 10% से टैक्स लगेगा, और उसमें आपको पता है अगर मान लो शेयर जो है वो 31 जनवरी 2018 से पहले का है, तो उसमें अपने को 31 जन 2018 का एफएमवी का बेनिफिट मिलता है। तो ये वो वाला क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद मिस्टर एक्स इज सफरिंग फ्रॉम द लो विजन सर्टिफाइड एज सीवियर डिसेबिलिटी, ये खुद बंदा जो है वो सीवियर डिसेबल है। ही हैज द फॉलोइंग इनकम डिटेल, उसका नेट सैलरी है वो 45,000 है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये है। मिसेज एक्स उसकी वाइफ सफरिंग फ्रॉम द लेप्रोसी सर्टिफाइड एज 50% डिसेबिलिटी, इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मिस्टर एक्स, कंप्यूट हिज टोटल इनकम, उसकी आपको टोटल इनकम निकालनी है। तो एक बात बताओ, पहली चीज तो क्या होगा ना, आपको टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले तो नेट सैलरी जो इसकी 45,000 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 45,000 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 है। अब एक बात बताओ, पहले आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे। अब ये जो बंदा है ना, ये खुद जो है वो सीवियर डिसेबल है, तो खुद अगर सीवियर डिसेबल है तो उसको डिडक्शन मिलेगा कौन सी सेक्शन में, 80U में। और बेटा उस पर डिपेंडेंट और है उसकी वाइफ, उसको भी डिसेबिलिटी है, तो उसको 75,000 का डिडक्शन उसका भी ले सकता है। किस कौन सी सेक्शन में ले सकता है पता है, 80D में। अगर उसके लिए उसने कुछ खर्चा किया तो 80D में ले सकता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखेंगे तो देखिए, यहां पे एक तो शंकर वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, उसकी सैलरी की इनकम 45,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 45, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 195, टोटल मिला के 240 हो गया। अब एक बात बताइए, 240 में से 80DD में उसको जो डिडक्शन है वो कितना मिलेगा, तो 80DD में डिडक्शन जो उसके रिलेटिव है डिसेबिलिटी, वो सीवियर डिसेबल नहीं है तो 75,000, और खुद का 80U में क्योंकि खुद डिसेबल है तो 125, ऐसे दोनों का मिला के आप देखोगे तो 2 लाख का डिडक्शन। बट 2 लाख का डिडक्शन थोड़ी ले सकते हैं आप, डिडक्शन है वो आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के सामने आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, या जो स्पेशल रेट्स की इनकम होती है विनिंग्स वगैरह उसके सामने आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। तो एक बात बताइए, यहां पे बाकी इनकम के सामने डिडक्शन मिलेगा, एक तो सैलरी के सामने मिल जाएगा और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने मिलेगा। ये 111A वाला नहीं है। अगर 111A वाला होता तो इसके सामने नहीं मिलता, ये तो 111A वाला नहीं है, तो आपको 90,000 का मैक्सिमम डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा करके, 90,000 का आपको मैक्सिमम डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। चलिए उसके बाद में अगर मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊं, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका ऑब्वियसली पीजीबीपी का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पीजीबीपी का क्वेश्चन है। जब आप इसको करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। तो पीजीबीपी का क्वेश्चन है, इसमें ना एक चीज का जो है जिससे मैं कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट में यहां पे फर्क है। फर्क कौन से वाले पॉइंट पे मैं बताऊं आपको, एक पॉइंट पे मुझे दिखा था फर्क है। फर्क है ये वाला पॉइंट नंबर 7। एक बात बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग के लिए खर्चा किया, और एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग के लिए खर्चा करते हो तो डिडक्शन मिलता है या नहीं। आपको पता है, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये डिडक्शन सिर्फ कंपनी को मिलता है, क्योंकि सेक्शन 36 क्या बोलती है, सेक्शन 36(1) में फैमिली प्लानिंग पे खर्चा किया तो कंपनी को डिडक्शन मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा ले लीजिए, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा, ये सिर्फ कंपनी को मिलेगा। मतलब यहां पे बेटा अगर श्री राज एक इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को ये डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट क्या बोलती है कि 36 में तो नहीं मिलेगा बट 37 में मिल जाएगा ना।
तो वो लोग बोलते हैं 37 में ले लो करके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, सीए इंस्टीट्यूट है वो बोलती है नहीं मिलेगा कहीं पे भी, क्योंकि सिर्फ कंपनी को मिलता है और वो 36(1) में स्पेसिफिक सेक्शन दे रखी है, तो 36(1) में मिलेगा, अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बोला 37 में ले लिया, बट गलत है, नहीं लेना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। बट सीएमए इंस्टीट्यूट बोलती है कि सेक्शन 37 के हिसाब से मिल जाएगा ना, तो इसका जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, आप देखोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये ब्लॉक ऑफ असेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो ब्लॉक ऑफ असेट से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप लोग ब्लॉक ऑफ असेट से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या है कि जितना आपको डेप्रीशिएशन जब आप कैलकुलेट करते हो ना, भले आप टी में हो, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में हो, या कॉफी में हो, रबड़ में हो, बट जो भी डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होता है ना, वो पूरा ब्लॉक में से लेस होता है, पूरा ब्लॉक में से लेस होता है। भले आपका इनकम है वो 40-60 होता हो, लेकिन डेप्रीशिएशन जितना आता है वो पूरा ब्लॉक में से आपको लेस करने का है। वो आप क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बात बताओ, क्वेश्चन ये वाला जो है ना, ये एओपी बीओआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, 4 मार्क का इन्होंने दिया है। एक तो पहली चीज तो ये क्वेश्चन 4 मार्क का होना नहीं चाहिए था, थोड़ा बड़ा होना, मतलब मार्क्स उसके बड़े होने चाहिए थे, बट इन्होंने दे रखा है। एओपी बीओआई के केस में आपको पता है, लास्ट में मैंने आपको पीजीबीपी के लास्ट में एक पेज दे रखा है एओपी बीओआई का, उसमें मैंने बताया कि एओपी बीओआई जो है वो अगर कोई भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देती है ना, तो वो डिसअलाउड करने का, कुछ भी अलाउ नहीं होगा। तो ये रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट जो इन्होंने अपने मेंबर को दिया है, इसको डिसअलाउड करना है, और उसके बाद में एओपी बीओआई की आपको इनकम कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे उसके बाद में एओपी बीओआई की इनकम आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है अदर सोर्सेज में, 9 मार्क का क्वेश्चन है, अदर सोर्सेज में करा रखा है, जहां कैपिटल गेन अदर सोर्सेज का लिंकेज है। और ये तुमको मैंने आईएफओएस में करा रखा है, सेम क्वेश्चन। आप देखोगे उसमें नाम अलग है, आलोक की जगह उसमें नाम कुछ अलग है, बट मैंने ये आपको करा रखा है अदर सोर्सेज में। तो अदर सोर्सेज वाला टॉपिक जाके आप देखिए, उसमें सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, जो यहाँ पे 9 मार्क के लिए उन्होंने दिया है करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि स्टेट द सर्कमस्टेंसेस वेयर टीडीएस कैन नॉट बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर एज पर सेक्शन 194C। आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो, टीडीएस नहीं काटना। कौन कौन से केस में? एक तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा नहीं है, या एग्रीगेट पूरे साल का मिला के 1 लाख से ज्यादा नहीं है, या फिर आपको पता है वो अगर वो ट्रांसपोर्टर है वो अपना पेन नंबर दे देता है, उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, तो उसका टीडीएस नहीं काटना करके, ठीक है। या फिर आप पर्सनल पर्पस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें इस सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे आपको टीडीएस नहीं काटना। और उसके बाद लास्ट में जो है वो एक शॉर्ट नोट्स दे रखा है, किसी भी 3 पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। 3 पे तो आप लिख ही लोगे करके। सबसे पहला कि वेरिफिकेशन कौन करेगा? इंडिविजुअल का रिटर्न, एचयूएफ का, पॉलिटिकल पार्टी का। इंडिविजुअल का रिटर्न वेरीफाई या साइन कौन करता है? इंडिविजुअल खुद करता है। इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है या फिर मेंटली डिसेबल है, तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे कर सकता है। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किए तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आईसीडीएस नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। आईसीडीएस अपन ने नहीं पढ़ा, बट आपके फोल्डर में डाल रखा था आईसीडीएस का पूरा लेक्चर, अगर आपको चाहिए तो वो आप लिख सकते हो। नहीं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज वही आपको लिखना है, गोइंग कंसर्न्स वगैरह जो होते हैं करके, ठीक है। वो आपको जो गोइंग कंसर्न्स वगैरह है वो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने देखा होगा वहां पे, वैसा का वैसा यहाँ पे लिखना है। बट इसमें 2 चीजें नहीं आती। एक तो तुमको पता रहेगा, तो अगर आप आईसीडीएस देखा होगा तो उसमें 2 चीजें, एक तो मटेरियलिटी और एक और चीज थी। ये 2 को हम कंफर्म नहीं करते आईसीडीएस में। बाकी सेम जो अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जैसा अकाउंट्स में आप करते हो वैसा का वैसा आपको करना रहेगा। तो बेसिकली ये तुम्हारा पेपर था। और इस पेपर में अगर मैं बताऊं, देखो ऑप्शंस वगैरह काफी मिलते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे, अच्छे खासे ऑप्शन मिल रहे हैं। आपका पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है पता है आपको? आपका पेपर आता है 100 मार्क, तो वो हो गए, और 2 मार्क 30 मार्क, वो 130। और अगर इंटरनल में ऑप्शन की बात करूं, तो लास्ट वाले में इंटरनल ऑप्शन और था, कितने मार्क का? 3 मार्क का, नहीं 5 मार्क का, तो प्लस 5 मार्क, 135 मार्क का पेपर है। 135 मार्क के पेपर में से आपको 100 मार्क का अटेंड करना है, और 100 मार्क में से आपको 70 के करीब है वो स्कोर करना है। तो इजीली हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, तो ये जो था ये लेक्चर सीएमए इंटरमीडिएट वालों के लिए था, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं। आपको जितना मैंने कराया उतना अगर आप ढंग से करके चले जाओगे ना, और एग्जाम में अगर आप जाके अच्छे से करोगे, देखो न्यू सिलेबस वालों को तो जो आएगा ना एग्जाम में वो सब हमने कराया। ओल्ड सिलेबस जो है उसमें नो डाउट कुछ कुछ ऐसी सेक्शंस है जो ऑब्वियसली मैंने कवर नहीं की, बट डोंट वरी, आपके पास में काफी स्कोप मिलता है उस चीज का। आपके पास में अच्छा खासा स्कोप मिलता है, जहां पे अगर मान लो कोई आईसीडीएस का क्वेश्चन आया तो यू कैन स्किप ऑल्सो, बट आईसीडीएस का मैंने लेक्चर भी आपके उसमें डाल रखा है सीएमए के लिए। आपको चाहिए तो आप वहां से आईसीडीएस का लेक्चर भी आप देख सकते हैं करके, ठीक है। चलिए, सो गाइस अभी आपके एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं, मेरे को लगता है 1 महीना बचा है, और 1 महीना जोरदार मेहनत कर लो। गिव योर 100%। मैं हमेशा बोलता हूं गिव योर 100%।
ICA, Institute of Cost Accountant of India, will give you the 50%, and we need only 50% to crack the exam. But CMA में 50% नहीं, 80% मार्क्स आते हैं, 70% मार्क्स आते हैं. आपका टारगेट होना चाहिए 70 का, और 70 मार्क्स है वो आपको इस बार टैक्सेशन के पेपर में स्कोर करना है, और उसके बाद में हम मिलने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं. ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड.